Good morning, Jai Hind. So once again, I welcome you on Filler Farm and join quickly, fast, so that we can start our class. Okay. So it's really wonderful day, and on this auspicious day, we are going to discuss once again about the language and the principle of English language. Okay. So see, okay. So once again, I welcome you, and here are the Okay, this is the minimum charges you can pay and get the benefit of my class. ठीक है ना? बेहतरीन क्लास चल रही है, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलती है, नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ सब कुछ आपको मिलता है इस प्लेटफॉर्म पर और हर सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के हियर आई एम योर मेंटर एंड यू कैन मीट मी ऑन ऐप एंड यूट्यूब आल्सो. ठीक है? And if you want to get 10% off, then this is discount. You can say you can use my code Dinesh10 by using this code. By using this code Dinesh10, and you can get. See, and here is the team. Here is the complete team, and ठीक है. Filler farm team and all are qualified. If somebody wants to get the benefit, then you can join us for any subject if you want to crack the JRF, NET, or PhD. Now, in three categories, result will be announced, so you can join us. See, and once again, let me remind you this unit number 5 is going on, and yes, okay. So we have already discussed, but let us quickly revise this and then we will move on. Characteristics and principle we will discuss today. Okay, how and why did language originate? So we have discussed many principles. So finally, this is the conclusion that we have already discussed. ये conclusion है. हमने बहुत सारे प्रिंसिपल हमने बात कर ली है कि लैंग्वेज का ओरिजिन कैसे हुआ. तो एक बार फिर से देख लेते हैं. ये देखिए, तो इट माइट बी क्लियर नाउ दैट इट इज बिग पजल एज टू हाउ लैंग्वेज बिगेन. मतलब देखिए, हाउ कैसे शुरुआत हुई इसको कहना बड़ा पजल है, ये कहा है ना, कठिन है. लेकिन व्हाई लैंग्वेज बिगेन सीम्स टू बी रादर क्लियर. व्हाई का जवाब हमें आसानी से मिल रहा है, लेकिन हाउ कैसे हुई इसकी शुरुआत को लेकर के अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज. बहुत सारे प्रिंसिपल हैं. व्हाई में ये है कि पहला ये है कि मनुष्य की आवश्यकता थी. ह्यूमन क्या है, एक सोशल ह्यूमन बीइंग है और इसीलिए क्या है, ये इंटरेक्शन की आवश्यकता होती है. तो लैंग्वेज मस्ट हैव इवॉल्व बिकॉज ह्यूमंस नीडेड इट फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. क्या उद्देश्य थे, क्या कारण थे लैंग्वेज. तो वाई के ये सारे जवाब है, ये सारे जो है ये वाई के जवाब है. ठीक है, क्या क्या पर्पसेस है. पहला, टू गिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड टू कन्वे कमांड्स. टू गिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड टू कन्वे कमांड. फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देना और कमांड्स को कन्वे करना. ठीक है, ये हमने देखा. दिस इज आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन टॉकिंग. इंफॉर्मेशन टॉकिंग है टू कन्वे इमोशंस एंड फीलिंग्स. कन्वे इमोशंस एंड फीलिंग्स. टू मेंटेन सोशल कॉन्टेक्ट ऑन अ फ्रेंडली लेवल. टू मेंटेन सोशल कॉन्टेक्ट ऑन अ फ्रेंडली लेवल. बिल्कुल है ना. तो इमोशंस को व्यक्त करने के लिए, फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए, सोशल कॉन्टेक्ट आपस में बात करने के लिए मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है. ठीक है, तो एक तरीके से चिटचैट, सोशल चिटचैट, ये स्मॉल टॉक है एक तरीके से. फॉर एस्थेटिक रीजंस लाइक पोएट्री. पोएट्री के लिए, पोएट्री लिखने के लिए भी हमें लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है. फिर हमारे नर्वस टेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए एज अ ह्यूमन बीइंग वी एक्सप्रेस आवर इमोशंस. सो दीज ऑल आर द रीजंस, पर्पसेस दैट लैंग्वेज हैज बीन बिगेन. ओके, सो now, finally, let's discuss principle of English language teaching. This is the pedagogy and theories we are going. Theories we have already discussed. The concept we have discussed about language. Now, let us discuss pedagogy. What is theory, language teaching? What are the principles of language teaching? English, especially English language teaching. क्या principle है अंग्रेजी पढ़ाने के? तो इसको आइए हम देखते हैं. ठीक है. Now, है ना, तो यहां पर आप देख सकते हैं. वेट, ठीक है, ओके.
ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स। लैंग्वेज क्या है? एक ऐसा माध्यम है जिसमें क्या है, व्यक्ति अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द वर्ल्ड। दुनिया में अलग अलग भाषाएं क्या है, बोली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असरटेन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असरटेन हाउ दीज लैंग्वेजेस ओरिजिनेटेड, है ना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असरटेन कैसे ये लैंग्वेज डेवलप हुई। इट इज बिलीव्ड दैट पीपल स्टार्टेड कन्वेइंग मैसेजेस थ्रू सिग्नल्स, पोस्चर्स और जेस्चर्स। So it is very difficult to ascertain how these languages originated. It is believed that people started conveying. तो यहाँ पर ये कहना कि भाषा का विकास कैसे हुआ, निश्चित रूप से कहना थोड़ा सा कठिन है। इट इज डिफिकल्ट, बट ये विश्वास किया जाता है कि लोग जो अपना मैसेज, अपनी बात है, अपना संदेश कैसे कहते थे। तो शुरू शुरू में, जैसे आपने ध्यान रखिए, जब मनुष्य थोड़ा सा जागरूक हुआ होगा, जब इंटरेक्शन करना शुरू किया होगा, आज से, है ना, जैसे 40,000 ईयर्स एगो होमो सेपियंस की बात होती, बौद्धिक मानव की बात होती है, तो पहले वो सिग्नल्स के माध्यम से बात करते थे, है ना। सिग्नल्स देते होंगे, कोई पोस्चर्स देते होंगे, हाव भाव, है ना, और जेस्चर्स हैं, और थोड़ा सा कुछ ना कुछ मुंह से साउंड भी निकालते होंगे, है ना। तो धीरे धीरे वो जो साउंड है, वो साउंड धीरे धीरे क्या है, वो परमानेंट होते चले गए हर लैंग्वेज में इस तरीके से। सो लैंग्वेज इज अ ह्यूमन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज क्या है? ये ह्यूमन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है, है ना। मनुष्य के कम्युनिकेशन का ये सिस्टम है दैट यूजेस आर्बिट्ररी सिग्नल्स, सच एज वॉइस, साउंड्स, जेस्चर्स, रिटन सिंबल्स एटसेट्रा। तो ये क्या, एक पूरा ह्यूमन सिस्टम है कम्युनिकेशन का, और उस ह्यूमन सिस्टम में लैंग्वेज क्या है? इज अ ह्यूमन सिस्टम है कम्युनिकेशन का। और उस कम्युनिकेशन में क्या क्या आ रहा? वॉइस हम लोग निकालते हैं, साउंड निकालते हैं, जेस्चर हमारे बॉडी लैंग्वेज हमारी होती है, या रिटन सिंबल्स भी होते हैं। ये आपके सामने जो लिखे हैं, ये स्लाइड जो है, ये आप जो अभी ये देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ऑन स्क्रीन, इट इज रिटन सिंबल्स। एवरीथिंग, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं एवरीथिंग, यहाँ पर सब कुछ सिंबल ही है ना। जैसे इंग्लिश है तो ENGLISH, हमने कैसे कि पूरे दुनिया में ये एक्सेप्ट कर लिया गया है कि ये वाले सिंबल को जो है ई कहा जाएगा, इस वाले सिंबल को एन कहा जाएगा, है ना। ऐसा इसको जी कहा जाएगा, इसको एल। तो इस तरीके से क्या है, ये सिंबल्स हो गए हैं, रिटन सिंबल्स। तो ये मैसेज कन्वे करने का, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड, क्या कहते हैं? लैंग्वेज इज प्योरली ह्यूमन। लैंग्वेज क्या प्योरली ह्यूमन है? आपने देखा होगा एक्सेप्ट ह्यूमन, बहुत कम क्या, न के बराबर एनिमल से जो लैंग्वेज का मनुष्य की तरह यूज करते हैं, या उनकी कोई यूनिवर्सल लैंग्वेज हो। एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आइडियाज, इमोशंस एंड डिजायर्स बाय विच ऑफ अ सिस्टम वॉलंटरीली प्रोड्यूस्ड सिस्टम। तो ये क्या है, हम देखते हैं कि जो लैंग्वेज है बिल्कुल प्योरली ह्यूमन है, जो कम्युनिकेशन करने के लिए, आइडियाज, इमोशंस, डिजायर्स को कम्युनिकेट करने के लिए यूज की जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम देखते हैं ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उसको हम देखें। तो पहला है, लैंग्वेज इज वाइटल पार्ट ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, है ना। कि लैंग्वेज क्या है, बहुत ये वाइटल पार्ट ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, यानी जो हमारी जो डेवलपमेंट का पार्ट है, मनुष्य के डेवलपमेंट का, उसका एक बहुत बड़ा प्रोसेस में ये लैंग्वेज का बहुत बड़ा योगदान है। इट इज अ सोशल एक्ट, अ मीन्स ऑफ एडजस्टमेंट टू कंट्रोल ओवर अदर पीपल, है ना। यहाँ पर देखिए, लैंग्वेज इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस, इट इज अ सोशल एक्ट, अ मीन्स ऑफ एडजस्टमेंट टू कंट्रोल ओवर अदर पीपल। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये मनुष्य के डेवलपमेंट का अभिन्न हिस्सा है। इफ लैंग्वेज विल नॉट बी देयर, मैन, हाउ कैन मैन डेवलप हिमसेल्फ। सो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ये सोशल एक्ट है। तो यहाँ से क्या है, एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर कंट्रोल करना, या एक दूसरे व्यक्ति के साथ में कन्वे करना, एक दूसरे के साथ में मिलकर रहना, अपनी बात कहना, एडजस्ट करना, इस सब के लिए क्या है, ये लैंग्वेज क्या है, एक मीन्स का काम करती है, माध्यम का काम करती है, मीडियम का काम करती है। दूसरा, लैंग्वेज एग्जिस्ट इन सोसाइटी। मनुष्य ये क्या है, एग्जिस्ट, बिल्कुल लैंग्वेज का अस्तित्व कहाँ पर है, समाज में है। लैंग्वेज एग्जिस्ट इन सोसाइटी, इट इज अ मीन्स ऑफ नरिशिंग
It is a means of nourishing and developing culture and establishing human relations. It is a means of nourishing and developing culture and establishing human relations. बिल्कुल, यहाँ पर क्या है, ये कल्चर को डेवलप करने के लिए और ह्यूमन रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज में इसका अस्तित्व है ना। तो आपको ध्यान रखना है, आज के जो मनुष्य का जो कल्चर है, मनुष्य का जो कल्चर है, ह्यूमन कल्चर है ना, तो वो कल्चर कहीं ना कहीं, या मनुष्य के आपस में जो रिलेशन है, वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, लैंग्वेज इज सिंबॉलिक। तो लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वेरियस सिंबल्स, लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वेरियस सिंबल्स that are employed to denote some object, occurrences and meaning। तो लैंग्वेज क्या है, ये बहुत सारे सिंबल से मिलकर के बनी हुई है, that are employed to denote object, occurrence और meaning। बिल्कुल, हजारों भाषाएं इस धरती पर है, अनेक पूरे दुनिया में। तो वो जो सारे सिंबल्स होते हैं, वो सिंबल्स क्या है, अनेकों ऑब्जेक्ट को, अनेकों अभिव्यक्ति को, अनेकों अर्थ को, मीनिंग को प्रकट करते हैं, है ना। दे प्रोड्यूस, दे डिनोट मेनी ऑब्जेक्ट्स, अकरेंसेस एंड मीनिंग्स। तो सिंबॉलिक होती है लैंग्वेज, क्या है, बिल्कुल सिंबॉलिक है। जैसे हमें है ना इंग्लिश, हिंदी में बात करना है ना, तो ये देखिए आप, तो यहाँ हमको ये पढ़ा कि ये ह है, ये मात्रा लगी है, ये न है, ये द है। इस तरीके से क्या है, लैंग्वेज कोई भी हो, वो क्या है, सिंबॉलिक होती है। सिंबल्स हमने ये पहले तय कर लिए कि हाँ, ऐसा कुछ वर्ड रहेगा तो उसको ह पढ़ा जाएगा, ऐसे है ना, या इंग्लिश में हो तो हम ऐसा करेंगे और इसको ह पढ़ा जाएगा। इस तरीके से हमने ये सारे सिंबल्स डेवलप किए हैं, सिंबॉलिक है। सिस्टमेटिक भी है, सिंबल के साथ साथ में ये सारे सिंबल्स को अस्त व्यस्त तरीके से यूज नहीं करते हैं, प्रॉपर ऑर्डर में इनको रखा जाता है, अरेंज किया जाता है और एक मीनिंगफुल तरीके से इनको सजाया जाता है, तब जाके कोई मीनिंग निकल के आता है। तो ऑल्दो लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, yet its symbols are arranged in a particular system। ये देखिए कि हमको सिस्टम लिखना है तो SYSTEM ही होगा। आप सिस्टम लिखने के लिए डबल SY या ETM ऐसा कुछ उल्टा सीधा कुछ नहीं लिख सकते आप। एक प्रॉपर हम एक प्रॉपर ऑर्डर में इनको हम अरेंज करेंगे। तो although language is symbolic, yet its symbols are arranged in a particular system। All languages have a phonological and grammatical system, and within a system there are several subsystems। बिल्कुल, सारे लैंग्वेजेस के अपने फोनोलॉजिकल यानी साउंड सिस्टम है, ग्रामेटिकल सिस्टम है ना, और हर सिस्टम के अंदर उनके अपने सब सिस्टम्स होते हैं, हर सिस्टम के अंदर उनके अपने सब सिस्टम्स होते हैं, ध्यान रखना है। लैंग्वेज इज सिस्टमेटिक, पहला क्या था, सिंबॉलिक, है ना, दूसरा हमने देखा सिस्टमेटिक, ठीक है। दूसरा लैंग्वेज इज, ये देखिए सिस्टमेटिक रिपीट हुआ है। चलो आर्बिट्ररी, नेक्स्ट क्या है, आर्बिट्ररी है। देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन, आर्बिट्ररी मींस व्हाट, देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग आर द आइडियाज कन्वेड बाय देम। देखिए एक्चुअल में क्या है, जो पर्टिकुलर कोई वर्ड होता है ना, देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन, एकदम स्वाभाविक रिलेशन नहीं है वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज, है ना, यानी किसी भाषा के जो वर्ड्स होते हैं और उनकी जो मीनिंग है, आइडियाज है, उसमें कोई एकदम सीधा सीधा संबंध नहीं होता है ना, सीधा सीधा संबंध नहीं होता है। जैसे बिल्कुल आपको यहाँ पर देखिए से उदाहरण के लिए, आप आर्बिट्ररी मतलब द्विअर्थी होता है। जैसे कई बार कोई एक वर्ड बोला हमने, जैसे आपने इंग्लिश है ना, वो पानी कहा आपने, मान ले पानी, तो आपने समझा वाटर, लेकिन मैंने फिर कहा पानी पानी हो गया, है ना। तो कई बार क्या है, मीनिंग चेंज होते हैं, एक ही वर्ड के अनेकों अर्थ निकलते हैं, वही आर्बिट्ररी है। एक ही वर्ड के अनेकों अर्थ होते हैं, एक ही सेंटेंस के अनेकों मीनिंग निकलते हैं। लैंग्वेज इज प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव, द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज कैन बी कंबाइंड टू प्रोड्यूस न्यू utterances नेवर हर्ड बिफोर अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। ये देखिए, तो लैंग्वेज क्या है, प्रोडक्टिव है और क्रिएटिव है। इसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज है, उसको हम क्या है, नए नए अभिव्यक्ति को, क्योंकि डेवलपमेंट होता है अभी, जैसे नई टेक्नोलॉजी के दौर में, इन 21st सेंचुरी व्हाट इज हैपनिंग, नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, है ना। जितना कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, उसमें नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, है ना। आप देखिए चैट जीपीटी, AI, या आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये कहाँ, ये अभी अभी आए वर्ड्स, पहले नहीं थे।
आज से सन 2000 में ये वर्ड सारे नहीं थे, नए नए वर्ड्स हैं, सिस्टम है एक तरीके से, उसमें बहुत सारे है ना आपके फीचर्स है बहुत सारे। आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम चलाइए, फेसबुक चलाइए, उसमें आपको नए नए फीचर्स देखने को मिले, तो नई नई वोकैब डेवलप होती रहती है ना, जो पहले हमने सुने नहीं ऐसे वर्ड्स का यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये क्या प्रोडक्टिव भी है और क्रिएटिव भी है, और लैंग्वेज निरंतर अपडेट होती रहती है। एम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, अब देखिए हम दूसरा एम्स क्या है, हमारा अल्टीमेट लक्ष्य क्या है लैंग्वेज पढ़ाने का। तो एबिलिटी पहला क्या है, एबिलिटी, ठीक है, पहला है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स लैंग्वेज। ये देखिए एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स लैंग्वेज, पहला ये है लैंग्वेज टीचिंग। भाई लैंग्वेज हम क्यों पढ़ाते हैं, मान लें इंग्लिश लैंग्वेज की ही बात करें, तो दो ये है कि स्पीकर की लैंग्वेज को हम समझ सके। मान ले मैं अभी स्पीकर हूं, आई एम ए स्पीकर हियर, और मैं आपको आप तक मैसेज कन्वे कर रहा हूं, तो ये आपको लैंग्वेज, मान ले आपको जो है आप उसको, मेरे मैसेज को आप समझ सके। और मान ले कल को आप जो है कोई दूसरा कोई और व्यक्ति दूसरा इंग्लिश में आपको पढ़ाएगा, कोई और कहीं से आप इंग्लिश पढ़ोगे समझोगे, तो आप स्पीकर की लैंग्वेज को समझ जाओगे। लेकिन किसी को इंग्लिश आती ही नहीं है, यानी उसको इंग्लिश लैंग्वेज पे उसको बिल्कुल आती नहीं है, तो उसको क्या है, पहले इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आ रही है, उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कोई भी, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, वॉट एवर, कोई भी एनी न्यू लैंग्वेज हम बात करें, तो लैंग्वेज टीचिंग इसलिए की जाती है ताकि सामने वाला जो है उस भाषा में स्पीकर की लैंग्वेज को समझ सके। दूसरा एबिलिटी टू रीड अलोंग विद अंडरस्टैंडिंग, दूसरा आप क्या है, अभी आप खुद ही इंग्लिश की ही बात करें हम, तो दूसरी एबिलिटी क्या है कि इंग्लिश में जैसे तो उसको हम रीड कर ले और साथ में हम उसको समझे भी, साथ में उसको समझे भी। नेक्स्ट है एबिलिटी टू एक्सप्रेस फ्लुएंटली एंड डाइवर्सली यूजिंग डिफरेंट स्किल्स, दूसरा क्या है, एबिलिटी टू एक्सप्रेस फ्लुएंटली एंड डाइवर्सली यूजिंग डिफरेंट स्किल्स। एक अगला क्या है, हम उस भाषा में बहुत अच्छे से फ्लुएंटली हम एक बोल सके, और डाइवर्सली यूजिंग डिफरेंट स्किल्स, क्लियर है, तो एक अभिव्यक्ति का भी माध्यम हो। नेक्स्ट है एबिलिटी टू प्रेजेंट आर राइट व्यूज, या तो हम अपनी बात को प्रेजेंट करें या अपने व्यूज को लिखे इन कोहेरेंट मैनर, एक बहुत व्यवस्थित मैनर में हम अपनी बात को प्रेजेंट कर सके या अपनी बात को लिख सके अपने विचारों। फिर एबिलिटी टू लर्न टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेजेस, ability to learn a technological language used in teaching of other subjects such as music, computers, and sports, etc. etc. So, ability to learn a technological language used in teaching of other subjects such as, अब यहाँ पर देखिए, तो दूसरा हम जो नई नई टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज है उसको हम सीखें, है ना, और उसको क्या है यूज्ड इन टीचिंग ऑफ अदर सब, दूसरे सब्जेक्ट, मान ले हमको म्यूजिक पढ़ना है, हमको कंप्यूटर्स पढ़ना है, हमको स्पोर्ट्स पढ़ना है, और ये मान ले इंग्लिश में ही लिखा हुआ है सारा कंटेंट, तो हमें इंग्लिश में भी समझ में आ जाए। तो अल्टीमेट एम ये है कि हम दूसरे सब्जेक्ट को भी उस लैंग्वेज में समझ सकते हैं। तो लैंग्वेज एक बेसिक है, लैंग्वेज का आप नया कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, आपको मान ले कंप्यूटर पढ़ना, आपको स्पोर्ट्स का, आपको कोई योगा के बारे में पढ़ना, यू वांट टू स्टडी अबाउट योगा एंड कंप्यूटर, देन you should have proper language command, then you will be able to understand. Ability to understand the scientific aspect of language, ये देखिए scientific aspect of language, ability to understand scientific aspect of language। हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, साइंटिफिक एस्पेक्ट आपका लैंग्वेज का होना चाहिए, ठीक है, तो कोई भी जो लैंग्वेज का साइंटिफिक एस्पेक्ट है उसको समझना भी जरूरी है। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स, ठीक है, तो क्रिएटिव स्किल को समझने के लिए डेवलपमेंट ऑफ अ लर्नर सेंसिटिविटी, यानी जो लर्नर है उसकी लैंग्वेज सेंसिटिविटी टुवर्ड्स नेशनल इश्यूज, कल्चरल हेरिटेज, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंटेम्परेरी, बिल्कुल ये बड़े इश्यूज सारे, ये सारे मकसद है लैंग्वेज सीखने के। भाई नेशनल इश्यूज क्या है, हमारे कल्चरल हेरिटेज क्या है, हमारे कंटेम्परेरी लाइफ में, ये सब समझने के लिए हमें लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। एक बार फिर से देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज इज अवर प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इंपॉर्टेंस हम देखें तो लैंग्वेज का हमारे प्राइमरी सोर्स का, यानी कम्युनिकेशन का प्राइमरी सोर्स है। दूसरा, इट इज द मेथड थ्रू विच वी शेयर अवर आइडियाज एंड थॉट्स विद अदर्स, इट इज द मेथड थ्रू विच
थ्रू विच वी शेयर आवर आइडियाज एंड थॉट्स विद अदर्स। ये वो मेथड है जिसमें हम अपने आइडियाज और थॉट्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। द थ्री फेजेस ऑफ ह्यूमन नॉलेज, preservation, transmission, and advancement are possible only with the help of a language. The three phases of human knowledge, the three phases of human knowledge, preservation, देखिए थ्री फेज कौन कौन से हैं मनुष्य के नॉलेज के, और थ्री फेजेस ऑफ ह्यूमन यानी मनुष्य का जो नॉलेज है उस नॉलेज के तीन फेज है। कौन कौन से फेज है भैया? तीन फेज है, ध्यान रखना। पहले तो हम उस नॉलेज को प्रिजर्व करें, यानी पुराना नॉलेज जो है हमारा इधर उधर गायब न हो जाए, उस नॉलेज को प्रिजर्व करना। फिर उसको जो है हम ट्रांसमिट करें, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करें, और फिर नेक्स्ट है एडवांसमेंट, या और फिर उसमें उन्नति भी करें, एडवांसमेंट भी उसमें करें। ये तीन चीजें हैं ह्यूमन फेज नॉलेज के, प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन एंड एडवांसमेंट। तो ये सारी बातें लैंग्वेज से होगी। आज हम गीता है, महाभारत है, या और भी ऐसी कई किताबें हैं, है ना, आज हम जो नॉलेज को पढ़ते हैं, ये लैंग्वेज हमारे पास में आज जो जिस रूप में डेवलप होके आई है, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, लैंग्वेज जो डेवलप होकर आई है, ये भी कहीं ना कहीं ये प्रिजर्वेशन का, ट्रांसमिशन का और एडवांसमेंट का ही नतीजा है। लैंग्वेज का ही कमाल है कि इसको प्रिजर्व किया, उसको ट्रांसमिट किया, एक से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट होते हुई, और फिर उसका एडवांसमेंट होके आज ये एडवांस लेवल पे हमारे सामने है। लैंग्वेज इज ऑल्सो द बेस्ट सोर्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। बिल्कुल, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है, अगला क्या है? ये देखिए, स्टडी एंड यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया। हम देखते हैं इंडिया में भी इसका बहुत बड़ा यूज है, एज इट इज द मोस्ट कॉमन फॉरेन लैंग्वेज। ये ध्यान रखना, कॉमन लैंग्वेज है। आज की तारीख में इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश क्या है, पूरी दुनिया में बोली जाने वाली कॉमन फॉरेन लैंग्वेज है। एवरीवन नीड्स टू लर्न द लैंग्वेज इन ऑर्डर टू गेट इन टच ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। ये देखिए, everyone needs to learn the language in order to get in touch on an international level। तो यहाँ पर क्या है, हर एक को इस लैंग्वेज को सीखना बहुत जरूरी है। everyone needs to learn the language in order to get in touch, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज है, इसलिए हर एक को सीखना जरूरी है। अब यूनिवर्सिटी यूजीसी क्या कहता है, देखिए यूजीसी क्या कहता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स, इंग्लिश इज लैंग्वेज विच इज रिच इन लिटरेचर, है ना, क्या है, रिच इन लिटरेचर, ह्यूमनिस्टिक, साइंटिफिक एंड टेक्निकल, है ना, यहाँ देखिए ह्यूमनिस्टिक, साइंटिफिक एंड लिटरेचर। तो ये जो है लैंग्वेज कैसी है, ह्यूमनिस्टिक भी है, साइंटिफिक भी है और टेक्निकल भी है, और इसी कारण से पूरी दुनिया में यूज की जाती है। Under sentimental urges, we should give up the English language. We would cut ourselves off from the living stream of ever-growing knowledge। ये देखिए, तो ये हालांकि कहते हैं कि इसको गिव अप होना चाहिए, लेकिन ये चूंकि साइंटिफिक नॉलेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते। प्रिंसिपल क्या है, देखिए, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो इसमें आप देखिए, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। अब यहां पर हम ये देखना कि किसी भी भाषा को पढ़ाने के लिए क्या प्रिंसिपल होना चाहिए। चलिए, ठीक है, ठीक है, ओके। प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग क्या है, इसमें देखिए, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। तो यहां पर क्या है, मोटिवेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोटिवेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग। क्या है, पार्टिकुलरली इन लर्निंग अ सेकंड
लैंग्वेज। ये देखिए, पहला तो ये है कि लैंग्वेज टीचिंग का प्रिंसिपल है कि व्यक्ति के अंदर कोई क्या है, मोटिवेशन और इंटरेस्ट होना चाहिए। मोटिवेशन किसी भी काम को करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसमें क्या है कि जैसे सेकंड लैंग्वेज के रूप में अगर हमें सीखना है, हमारे को जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश सीखना है, तो डेफिनेटली ये क्या है, ये आप देखेंगे इसके लिए मोटिवेशन चाहिए। इंग्लिश रिसोर्सेज एंड टेक्स्ट बुक शुड बी सिलेक्टेड, है ना। इंग्लिश रिसोर्सेज एंड टेक्स्ट बुक शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स ऑफ स्टूडेंट्स। बिल्कुल, जो स्टूडेंट है उनके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड्स के अनुसार क्या है, टेक्स्ट बुक और रिसोर्स सिलेक्ट होना चाहिए, है ना, ताकि बच्चों को आसानी समझ में आ जाए। द टीचर कैन अराउज प्यूपिल्स इंटरेस्ट इन नंबर ऑफ वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग कैन बी मेड इंक्रीजिंगली इंटरेस्टिंग। जो टीचर है वो विद्यार्थियों में क्या है, बहुत सारे तरीके वो डेवलप कर सकता है लैंग्वेज लर्निंग के, और उसको उसका सीखने का इंटरेस्ट बढ़ा सकता है। इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, चार्ट है, पिक्चर्स है, फ्लैश कार्ड्स है, मॉडल्स है, ब्लैक बोर्ड है, स्केचेस है एंड अदर सिमिलर विजुअल डिवाइसेस है। इनके माध्यम से क्या है, वो डेवलप कर सकता है। बिल्कुल, चार्ट आपके पास होना चाहिए, पिक्चर होना चाहिए, फ्लैश कार्ड हो आपके पास, मॉडल हो, है ना, कोई ना कोई ब्लैक बोर्ड हो, स्केचेस है, उसके माध्यम से जो आपका इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। थियोरी ऑफ इमिटेशन, अकॉर्डिंग टू मेनी साइकोलॉजिस्ट द चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा जो है वो आप देख सकते हैं वो इमिटेशन से ज्यादा सीखता है। द चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन, है ना, बच्चा जो है वो इमिटेशन के माध्यम से सीखता है। गुड स्पीच इज द रिजल्ट ऑफ इमिटेटिंग गुड, ये देखिए, गुड स्पीच इज द रिजल्ट ऑफ इमिटेटिंग गुड प्रोनाउंसिएशन एंड वोकेबलरी। एक अच्छा स्पीच जो होता है ना, कोई अगर अच्छा बोलता है तो उसका कारण ये है कि उसने क्या है, अच्छे प्रोनाउंसिएशन को इमिटेट किया है, अच्छी वोकेबलरी को इमिटेट किया है। इमिटेशन फॉलोड बाय इंटेंसिव प्रैक्टिस हेल्प्स इन द मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज सिस्टम। सो इमिटेशन फॉलोड बाय इंटेंसिव प्रैक्टिस हेल्प्स इन द मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज सिस्टम। तो बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन जो इमिटेशन होता है वो बिल्कुल क्या है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के माध्यम से और लैंग्वेज सिस्टम पर मास्टरी हासिल करके आता है। थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, ये देखिए, हैबिट फॉर्मेशन क्या है, लैंग्वेज लर्निंग अकॉर्डिंग टू पामर क्या है, इज एसेंशियली अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी एक्वायर न्यू हैबिट्स, अ प्रोसेस अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी एक्वायर न्यू हैबिट्स। ये देखिए, लैंग्वेज लर्निंग अकॉर्डिंग टू पामर क्या है, एसेंशियली हैबिट है। एक तरीके से लैंग्वेज लर्निंग क्या है, एक तरीके से ये हैबिट है, हैबिट फार्मिंग, एक तरीके से हैबिट फार्मिंग की प्रोसेस है जिसमें हम नई नई हैबिट्स को सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग कैन मेक लैंग्वेज पैटर्न्स अ हैबिट थ्रू इंटेंसिव पैटर्न प्रैक्टिस इन वैरायटी ऑफ सिचुएशन। बिल्कुल, और जो ये टीचर्स क्या है, एक हैबिट को बिल्कुल पैटर्न के रूप में सिखा सकता है और वो जो है अलग अलग सिचुएशन में यूज करता है लैंग्वेज को। इन लैंग्वेज लर्निंग हैबिट्स ऑफ स्पीक, ये देखिए मैंने कहा ना आपको क्या क्या हैबिट हम डेवलप करते हैं लैंग्वेज लर्निंग में। स्पीकिंग यानी स्पीच, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, correct pronunciation should be formed. These are the major habits. Reading again, ये देखिए LSRW, इस पे आप काम करिए। listening, speaking, reading and writing, these 4 skills are very necessary। ठीक है, इन लैंग्वेज लर्निंग हैबिट्स ऑफ स्पीच, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी फॉर्म्ड, ये ध्यान रखना है। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एंड ड्रिल, है ना, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज। तो यहां पर देखिए, अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर psychological experiments have proved that practicing and drilling play an important part in language teaching। ये देखिए, तो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दैट प्रैक्टिसिंग एंड ड्रिलिंग प्ले, ये देखिए, प्रैक्टिस करना और ड्रिलिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन इंग्लिश। बिल्कुल, आपकी कोई भी लैंग्वेज है ना, उसमें बार बार उसकी प्रैक्टिस करना और उसमें अंदर जाना, ड्रिलिंग प्ले, बिल्कुल उसमें अंदर गोता लगाते रहना। क्या है, कोई भी चीज प्रैक्टिस से, अभ्यास से, करत करत अभ्यास है, जड़मति होत सुजान। टीचर शुड मेक श्योर दैट
repetitions of things at proper intervals should be done. ये देखिए, teacher should make sure that repetitions of things at proper intervals should be done. टीचर को क्या है, टीचर क्या है, शुड मेक श्योर दैट रिपीटेशन ऑफ थिंग्स एट प्रॉपर इंटरवल के बाद में बार बार रिपीटेशन होना जरूरी है या रिवीजन होना जरूरी है, टीचर ध्यान रखे, अदरवाइज है ना चीजें क्या है खो जाएगी, चीजें याद नहीं रहेगी। तो यहाँ पर क्या है, रिपीटेशन बहुत जरूरी है। थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस ये क्या कहती है, ये कहती है कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर। बिल्कुल, हर बच्चा क्या है, दूसरे से यूनिक होता है, दूसरे से अलग होता है। इन लैंग्वेज टीचिंग वी हैव टू कीप इन माइंड दैट learners possess different abilities. Learner possess different abilities, personalities, and belong to different background. So the stimulus needs of every learner will be different. ये देखिए, तो हमने यहाँ पर देखा क्या कि इन लैंग्वेज टीचिंग वी हैव टू कीप इन माइंड दैट लर्नर्स पॉजेस डिफरेंट एबिलिटीज। हर व्यक्ति में जो लर्नर्स होते हैं उसकी अपनी एबिलिटीज होती है, हर एक की अपनी होती है, उसकी अपना व्यक्तित्व होता है और वो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है अलग अलग तरीके से सीखता है। स्टिमुलस नीड्स ऑफ एवरी लर्नर विल बी डिफरेंट, यानी हर एक के सीखने का तरीका हो सकता है अलग। किसी को लिसनिंग पे ज्यादा आप सुना के समझा सकते हैं, किसी को लिख कर अच्छे समझ में आएगा, किसी को बोल बोल के ज्यादा समय प्रैक्टिस करवाएंगे। तो हर एक का बैकग्राउंड अच्छा है। किसी की इंग्लिश पहले से बेसिक अच्छी है तो उसको स्पीकिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, किसी का बेसिक कमजोर है वो राइटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। तो everyone is having different abilities and personalities and belong to different backgrounds. So these are the major reasons that they need to learn in a different way. Teaching has to be done keeping in mind the individual differences in problems arising out of it. बिल्कुल, जो टीचिंग होना चाहिए वो क्या है, जो टीचिंग होना चाहिए पेडागॉजी की है, ये है ना, ये पेडागॉजी है, एज अ टीचर आई एम टीचिंग यू, ये पेडागॉजी कहती है। तो टीचिंग क्या होना चाहिए, हर बच्चे का अलग अलग जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके से हमें पढ़ाने का तो एक तरीका अपना, एक ही तरीके से आप नहीं पढ़ाएंगे। सपोज इन अ क्लास 40 स्टूडेंट्स आर सिटिंग, 40 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ क्लास, है ना, आप कह सकते हैं 40 बच्चे क्लास में बैठे हैं, तो एवरी इंडिविजुअल यानी 40 different backgrounds people are students are sitting and they have many 40 abilities are there and their 40 personalities are sitting in a class. Teacher cannot teach in one way only. There are 40 students in a class. A teacher should not teach in only one way. एक टीचर जो है वो एक तरीके से ना पढ़ाए, उनको वहां पर हर लेवल के बच्चे होंगे, बहुत टॉप मोस्ट बहुत अच्छे पढ़ने वाले भी होंगे, थोड़े से मिडिल भी होंगे, थोड़े से लो लेवल वाले भी होंगे। उन सभी बच्चों को हमको समझा के, जो सबसे कमजोर बच्चा है उसको भी हमें लेकर के चलना है, तो उस लेवल की हमारी टीचिंग होना चाहिए। द टीचर शुड अडॉप्ट डिफरेंट टैक्ट्स, strategies and multiple approaches to make learning meaningful. तो टीचर्स शुड अडॉप्ट डिफरेंट टैक्ट, टीचर को क्या अलग अलग टैक्ट अपनाना चाहिए, स्ट्रेटजीज अपनाना चाहिए, मल्टीपल अप्रोचेस आपको अपनाना चाहिए टू मेक लर्निंग, है ना, जो हमारी लर्निंग है उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए। ठीक है, थ्योरी ऑफ यूजिंग मदर, आप देखिए थ्योरी ऑफ यूजिंग मदर, मदर मतलब मदर टंग, है ना, मदर टंग, है ना, यहाँ पर देखिए मदर टंग, ये शुड बी स्प्रिंगली, ये देखिए जुडिशियसली यूज्ड व्हाइल टीचिंग। बिल्कुल, कोई भी इंग्लिश हम जैसे हमको इंग्लिश पढ़ना है तो हमारी मदर टंग मान ली हिंदी है, तो कहीं ना कहीं आपको हिंदी का भी यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपकी इंग्लिश बेहतरीन हो पाएगी। एट एन अर्ली स्टेज, कोई भी आप जो टारगेट लैंग्वेज आप जो सीख रहे हैं उसमें आपकी नेटिव लैंग्वेज का भी रोल होता है। विदाउट नेटिव लैंग्वेज यू कैन नॉट लर्न टारगेट लैंग्वेज। जैसे हमारी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश होगी तो हमें हमारी मदर टंग हिंदी का भी कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा ताकि हम आइडियाज को अच्छे से समझ पाए। तो एट एन अर्ली स्टेज सम एक्सप्लेनेशंस will have to be given in pupils mother tongue, ये देखिए, बट एट लेटर, ये देखिए अर्ली स्टेज, शुरू में क्या करना पड़ेगा, शुरुआत में हमें बहुत कुछ सम एक्सप्लेनेशन क्या करना पड़ेगा, हमें जो विद्यार्थी है उसकी मदर टंग में बताना पड़ेंगे।
स्टार्टिंग से हम हमारे टारगेट लैंग्वेज, मान लें कोई नया बच्चा है उसको इंग्लिश नहीं आती है और सारे कॉन्सेप्ट आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझा रहे हैं, तो उसके लिए अभी डिफिकल्टी होगी। तो अर्ली स्टेज में हम क्या करेंगे, कुछ बातें जो है मदर टंग में समझाएंगे, बट एट लेटर स्टेज, लेकिन बाद के फेज में जब उसको थोड़ी बहुत समझ बढ़ जाएगी इंग्लिश में, inputs from the target language in a simple graded manner can help in minimizing the influence of the mother tongue। बिल्कुल। तो बाकी एक बार थोड़ा सा अर्ली स्टेज में डेवलप होने के बाद में फिर क्या करेंगे, हम टारगेट लैंग्वेज के कुछ इनपुट देंगे, और वो भी कैसे, बहुत सिंपल तरीके से, सिंपल मैनर में, और उससे क्या होगा, वो जो है अच्छे से सीख सके, और मिनिमाइजिंग द इन्फ्लुएंस, और धीरे धीरे क्या है, वो अपनी जो मदर टंग है उसको यूज करना मिनिमाइज कर सके, यानी धीरे धीरे उसका यूज कम कर सके। यानी पहले हम मदर टंग में धीरे धीरे समझाते हुए उसको टारगेट लैंग्वेज में ले जाएंगे, और फिर धीरे धीरे हम ऐसा प्रयास करेंगे कि टारगेट लैंग्वेज क्या कर लेगी, मदर टंग को रिप्लेस करेगी। ग्रेजुअली टारगेट लैंग्वेज कैन बी लर्न। ये देखिए, कोरिलेशन विद लाइफ क्या है, इंग्लिश शुड बी प्रैक्टिस्ड इन एवरीडे सिचुएशंस with which children can easily identify it. This way, meaning will be clarified and reinforced। बिल्कुल रोज प्रैक्टिस किया जाना चाहिए अलग अलग आप कहते हैं सिचुएशन में। थ्योरी ऑफ ओरल अप्रोच, इसमें क्या कहते हैं, स्पीच मोटिवेट्स द लर्नर्स टू लर्न। बिल्कुल, जो स्पीच है वो मोटिवेट करती है लर्नर को सीखने के लिए। स्पीच मस्ट प्रिसीड रीडिंग एंड राइटिंग। स्पीच मस्ट प्रिसीड रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग को बढ़ावा मिलता है इससे। इंट्रोडक्शन टू लेसन्स शुड बिगिन ऑरली एज लर्निंग टू स्पीक अ लैंग्वेज। जो हमारे लेसन है, मान ले आपको है ना, आपकी जो स्कूल लेवल में जो सिलेबस होता है उसके जो लेसन्स है, उसको ओरली क्या है बोल करके, इंट्रोडक्शन वगैरह आदि क्या है बोल करके बताया जाना चाहिए। टू स्पीक अ लैंग्वेज इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट वे टू लर्निंग टू रीड एंड राइट। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो लेसन वगैरह है उसको जो है बोल बोल के, रीडिंग कर करके या राइटिंग कर करके उसका इंट्रोडक्शन लिखे, तो उससे क्या होगा, हमारा सिलेबस भी होगा, दूसरा लैंग्वेज को सीखना भी आसान होगा। सो दीज ऑल आर द थ्योरी ऑफ यूजिंग मदर। ये सारे ये क्या है, इसके टर्म्स हैं। मैक्सिम्स यूज्ड व्हाइल टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, नोन टू अननोन, ये भी है आपको, नोन टू अननोन। बिल्कुल है ना, ज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से ज्ञात। पहले तो हम वो बात है, टीचिंग शुड बी कैरिड ऑन व्हाट द स्टूडेंट्स नो इधर इन देयर नेटिव लैंग्वेज और इन इंग्लिश। पहले हम टीचिंग जो होती है ना, वो टीचिंग कैसे होगी, सबसे पहले हम ये करेंगे कि स्टूडेंट जो जानता है, स्टूडेंट नो, वहां से हम शुरू करेंगे। टीचिंग शुड बी कैरिड ऑन व्हाट द स्टूडेंट्स नो इधर इन देयर नेटिव लैंग्वेज, या तो अपनी मातृभाषा में या इन इंग्लिश, किसी भी भाषा में। तो वो जो जानते हैं वहां से हम शुरुआत करेंगे। फिर इट इज कंसिडर्ड दैट ओल्ड नॉलेज लेज द फाउंडेशन ऑफ न्यू नॉलेज। बिल्कुल, जो हमारा ओल्ड नॉलेज होता है, यानी बच्चे जो पहले से जानता है, वो क्या करेगा, वो न्यू नॉलेज के फाउंडेशन का काम करेगा। दैट इज वाई नोन टू अननोन की तरफ हम जाएंगे। Pronouns in English grammar should be taught when the learner has a knowledge of nouns। ये देखिए, अगर बच्चे के पास में नाउन का नॉलेज है तो प्रोनाउन पढ़ाया जाना चाहिए। प्रोनाउन का नॉलेज है तो प्रोनाउन, नाउन के बाद में उनका काम क्या है, वर्ब पढ़ाई जानी चाहिए। इस तरीके से, ये नहीं कि फिर से नाउन पढ़ाने बैठ गए, लेकिन नाउन का आपको बेसिक रिवीजन करवा के फिर प्रोनाउन पे जाना चाहिए। तो नोन टू अननोन पे हम जाएंगे कि किस तरीके से प्रोनाउन का ये काम है, तो फिर ये नाउन आप जानते हैं, और फिर ये प्रोनाउन है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल ध्यान रखना, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल थिंग्स एंड वोकेबलरी शुड बी टॉट फर्स्ट। पहले छोटी छोटी चीजें हम पता है, वोकेबलरी है, इनको पता है, बिफोर प्रोसीडिंग टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ वोकेबलरी। यानी कठिन वोकेबलरी, कठिन स्ट्रक्चर की तरफ हम जाए, उससे पहले हमें क्या है, उससे पहले हमें क्या है, उससे पहले हमें सिंपल चीजें पढ़ाना चाहिए, छोटी छोटी सिंपल वोकेबलरी पढ़ाना चाहिए। By learning simple things, learners feel motivated and confident. That would certainly help in better understanding of complex things. तो by learning simple things, है ना, हम यहाँ पर जो है छोटी छोटी जो चीजें उनको सीखने के लिए हम क्या करते हैं, जो लर्नर्स है वो मोटिवेटेड फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और
that would certainly help in better understanding of complex things. उससे क्या होगा कि शुरू में हम जब सिंपल चीजें सिखाते हैं तो जो लर्नर होते हैं वो जो है वो इजीली क्या है कॉम्प्लेक्स चीजों को भी समझ जाते हैं। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट मतलब जो ठोस, यानी कोई चीज हमें दिखाई दे रही है, वहां से एब्स्ट्रैक्ट जो अज्ञात है, ज्ञात से अज्ञात। कॉन्क्रीट थिंग्स आर रियल थिंग्स, हमें कोई चीज दिखाई दे रही है वो रियल है। विच कैन बी सीन, जो दिखा जा सकता है। फेल्ट, और सेंसेस, हम उनको सेंस के माध्यम से हम बिल्कुल, हम पहले हम है ना, जैसे ईश्वर के बारे में हम बात करेंगे तो हमारे सामने कोई पिक्चर है, कोई मूर्त है, मूर्ति है, उसकी हम पूजा करेंगे, है ना। हम पहले लौकिक जो हमारे सामने मूर्ति है ना, स्ट्रक्चर, उसकी हम पूजा करेंगे और फिर हम अलौकिक की बात करेंगे। देन क्या है एब्स्ट्रैक्ट, हम फिर महसूस करेंगे कि समथिंग इज देयर इन द एनवायरनमेंट, इस तरीके से। तो concrete things are real things which can be seen and felt by our senses. Abstract things can be just imagined. Abstract things क्या है, इमेजिनेशन होती है। तो पहले हम सीधे इमेजिनेशन नहीं पढ़ा सकते, पहले हमें कॉन्क्रीट चीजें पढ़ाना पड़ेगी जो दिखाई देती है। टीचिंग डन विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल, टीचिंग क्या होना चाहिए, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से पढ़ाई जाएगी पहले, जो दिखाई देता है। लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, a learner can imagine about a golden apple only if he has seen an apple। ये देखिए, a learner can imagine about a golden apple, ये देखिए पहले, है ना, golden apple only if he has seen an apple। कोई भी लर्नर, है ना, a learner can imagine, जैसे golden apple के बारे में इमेजिन करना। आपसे मान ले, हमने कहा कि मैंने आपसे कहा golden apple, अगर मान लीजिए आपने ये एप्पल वर्ड पहले कभी सुना ही नहीं और ना ही आपने एप्पल कभी देखा, मान लो उदाहरण के लिए, है ना, है ना, आपने पहले कभी एप्पल देखा ही नहीं है, ठीक है, और मैंने आपसे कहा गोल्डन एप्पल, तो आपके दिमाग में कोई पिक्चर नहीं बनेगी। लेकिन आप जानते हैं कि हाँ एप्पल इस तरीके से है, तो आपको सिर्फ गोल्डन उस पर चढ़ाना, इमेजिन करना है। गोल्डन एप्पल, ये है पहले कॉन्क्रीट, फिर एब्स्ट्रैक्ट, है ना, तो इमेजिनेशन, ये ध्यान रखना है। एनालिसिस टू सिंथेसिस, पहले एनालाइज करेंगे हम। व्हेन टीचिंग इज डन फ्रॉम डिटेल्ड टीचिंग, पहले हम बहुत सारे डिटेल में हम बातें करेंगे। टू समराइज, वी गो फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। इफ लर्नर इज टॉट डिफरेंट टेंसेस विद एग्जांपल, ही इज एबल टू अंडरस्टैंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। बिल्कुल, पहले मान ले हमको टेंस पढ़ाया, हमने बहुत सारे, हमने 12 टेंसेस है, 72 टाइप के सेंटेंस बने, जो भी हमने टेंस के बहुत अलग अलग सारे टेंस पढ़ा दिए। तो अल्टीमेटली जो सिंथेसिस रूप में बच्चे को क्या समझ में आएगा, कि सेंटेंस स्ट्रक्चर होता क्या है, कि हम देखते हैं कि सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट, है ना, यहाँ पर भी कुछ में नहीं है। तो ये एक हमने देखा कि ये सारा लगभग ये एक अप्रॉक्सी सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये काम करा टेंस में, या ऑलमोस्ट जो इंग्लिश के सेंटेंस इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये सिंथेसिस है, पहले एनालिसिस करते हैं। इंडक्शन टू डिडक्शन, इसमें क्या, इन द इंडक्शन मेथड वी गिव सम एग्जांपल्स, है ना, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जो है एग्जांपल्स देते हैं फर्स्ट, देन ट्राई टू रीच अ कंक्लूजन। पहले हम एग्जांपल देंगे बहुत सारे, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, पहले मैं सारे एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं और फिर हम कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। इन डिडक्शन हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल a rule is explained, then some examples। देखिए दो चीजें हैं, टेंस का मान ले, हमने बहुत सारे पहले सेंटेंस बताए, फिर हम कंक्लूजन बताएंगे कि ये स्ट्रक्चर है ना। मान ले पहले हमने बहुत सारे 1 2 3 4 5 ऐसे पूरे सेंटेंस 10-20 लिख दिए हमने, है ना, और फिर हमने कहा कि इसका ये स्ट्रक्चर है। तो ये क्या हुआ, ये इंडक्शन मेथड हुई। पहले हमने बहुत सारे एग्जांपल दिए, फिर हमने कंक्लूजन दिया। लेकिन यहाँ पर शुरू में हमने क्या दे दिया, शुरू में हमने क्या दे दिया, स्ट्रक्चर, है ना, यानी पहले हमने रूल्स बता दिया और फिर हमने 1 2 3 4 5 सारे एग्जांपल बताए। तो ये इंडक्शन टू डिडक्शन मेथड कहलाती है, इंडक्शन टू डिडक्शन। तो हम क्या फॉलो करेंगे, पहले हम सारे पहले क्या करेंगे, हम इन द इंडक्शन मेथड, पहले इंडक्शन में हम क्या, पहले एग्जांपल समझाएंगे, ये सारे इस टाइप के सेंटेंस है, फिर स्ट्रक्चर बताएंगे। पहले आप स्ट्रक्चर बता देंगे तो उसमें दिक्कत आती है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हालांकि आजकल भी पहले स्ट्रक्चर बता के फिर सेंटेंस भी फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इंडक्शन टू डिडक्शन ज्यादा आसान होता है। टीचिंग, ये देखिए, टीचिंग शुड ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। तो ये कहता है कि टीचिंग हमेशा
पहले एग्जाम्पल दो, फिर उसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करो। जैसे पहले स्पीक लाउडर देन लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन, पहले वो जो है ना स्पीक लाउडर, पहले जोर जोर से पढ़ो, बोलो, है ना, देन लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन। Such examples can help the students learn much better than complicated concept। ये देखिए ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल क्या है, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होती है। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, पहले हम साइकोलॉजिकल पढ़ाएंगे, फिर लॉजिकल पे जाएंगे। किसी को भी आप पहले ही बार में लॉजिकल नहीं सिखा सकते, है ना, पहली बार में किसी को लॉजिकल नहीं सिखा सकते। तो ये सारी टीचिंग मेथड, ये पेडागॉजी या सारी पेडागॉजी आपको मैं पढ़ा रहा हूं। देखिए क्या है, while teaching, the interest, aptitudes, capacities and difficulty level of the learners should be kept in mind। देखिए साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, while teaching, the interest, aptitudes, capacities and difficulty level of learners should be kept in mind। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, जब हम टीचिंग करें या टीचिंग करते समय हमें क्या है, इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, बच्चे का एप्टीट्यूड ध्यान में रखना है, कैपेसिटीज ध्यान में रखना है, डिफिकल्टी लेवल है जो लर्नर्स का वो ध्यान में रखना है। इन सबको ध्यान में रख के हमें सेंटेंस देना चाहिए। दूसरा, जैसे वोकेबलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज शुड बी टॉट कीपिंग इन माइंड। वोकेबलरी हम पढ़ाएं या स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज हम पढ़ाएं तो शुड बी टॉट कीपिंग इन माइंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द लर्नर्स एंड देन दे कुड बी अरेंज्ड एंड एक्सप्लेन्ड इन अ लॉजिकल मैनर। बिल्कुल सिंपल सी बात ये है कि यदि हम वोकेबलरी पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, तो इसमें भी बेसिक होता है, एडवांस होता है। शुरुआत में कोई जो लर्नर्स है बहुत वीक है, या कह ले कि विद्यार्थी बिगिनर्स हैं, वीक कोई नहीं होता है, बिगिनर्स हैं, then we have to teach them very simple vocabulary, we have to teach them very simple sentence making formation etc। बात सीधे आप एडवांस पे लेवल, जैसे आपको पहले सिंपल टेंस और ये सब पढ़ाना है, आप सीधे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चले गए, आप नरेशन में चले गए तो कठिन होगा, है ना, आप लोग जानते हैं ये सब। तो आप नरेशन या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस या एडवांस लेवल पे आप क्लॉजेस ने ऐसे बड़ी बड़ी चीजें आप पढ़ाना शुरू कर दिए तो डिफिकल्ट होगा। पहले हम सिंपल लैंग्वेज हम पढ़ाते हैं, ठीक है। रिलेट फॉर्म टू मीनिंग एंड कंटेक्चुअलाइज, ये देखिए, रिलेट फॉर्म टू मीनिंग एंड कंटेक्चुलाइज। ऑल क्लास एक्टिविटी शुड बी मीनिंगफुल, सारी क्लास कैसी होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। व्हाट एवर एक्टिविटी द स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन, द स्टूडेंट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाट दे हियर से रीड और राइट। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज हम पढ़ाते हैं, क्लास में एक्टिविटीज करते हैं, तो स्टूडेंट को वो समझ में आना चाहिए, वो जो सुन रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, वो जो पढ़ रहे हैं, वो जो राइट कर रहे हैं, वो उनको समझ में आना चाहिए। कंटेक्स्ट में, किस कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ सॉरी, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट, तो इट इज इनफ, ये बहुत सारी चीजें आज हमने कंप्लीट करी है ना, ये हमने पूरा पेडागॉजी हमने आज कंप्लीट करी है। आप लोग इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज का भी ये यूनिट 5 मैंने बहुत सारा आपको कंटेंट मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने आपको पढ़ा दी है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो बिल्कुल आप ये आप देख सकते हैं कि हमने कितनी चीजें, हमने एक बार फिर से क्विक रिवीजन के माध्यम से आप देख सकते हैं। वेट, है ना, वेट, चलिए, तो ये हमने देखा ये सारे क्यों, कैसे ओरिजिन हुआ, प्रिंसिपल हमने देखे, लैंग्वेज क्या है, फिर कैरेक्टरिस्टिक हमने देखे, लैंग्वेज सिंबॉलिक होती, सिंबल होते हैं, सिस्टमेटिक होती है, आर्बिट्ररी होती है, एक ही वर्ड के अनेकों मीनिंग होते हैं, प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होती है लैंग्वेज, है ना, बिल्कुल उसमें हर बिल्कुल नए नए वर्ड्स, नई नई चीजें आती रहती है। एम्स हमने देखे, अलग अलग बहुत सारे एम है इसके। लैंग्वेज की हम बात करें तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर एक को सीखना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजीसी ने भी माना है कि बहुत ह्यूमनिस्टिक लैंग्वेज है। प्रिंसिपल हमने पढ़ा, मोटिवेशन और इंटरेस्ट के आधार पर हमको पढ़ाया जाना चाहिए। इमिटेशन से सीखी जाती है लैंग्वेज, हैबिट फॉर्मेशन का काम किया जाता है, हैबिट लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग वाली हैबिट पे ज्यादा फोकस करना है।
ठीक है। फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइज, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज, जितनी ज्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे उतना सीखेंगे। थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी लैंग्वेज पढ़ाते समय हर एक व्यक्ति का अपना अपना इंडिविजुअल पर्सनालिटीज होती है, एबिलिटीज होती है, उसके हिसाब से हम पढ़ाना चाहिए। मदर टंग का यूज हम करके हम पढ़ा सकते हैं, है ना। हमारी ओरल अप्रोच होना चाहिए इसमें, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। ये आप, फिर हमने देखा मैगजीन्स क्या है, तो नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फिर कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एनालिसिस टू सिंथेसिस, इंडक्शन टू डिडक्शन, यानी एग्जांपल दे बाद में स्ट्रक्चर बताएं, ठीक है। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, में रिलेट फ्रॉम फॉर्म टू मीनिंग एंड कॉन्टेक्चुअल, है ना। यानी कोई भी जो वर्ड है वोकैब है उसको कॉन्टेक्स्ट में हम जोड़े समझाएं। तो ये साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, तो ये सारी बातें हमने फाइनली पढ़ी हैं। आज के लिए इतना काफी है। यूनिट 5 हमारा यहीं पर ओवर होता है। वी जस्ट कंप्लीट दिस यूनिट। इसमें हम क्वेश्चन एमसीक्यूज के माध्यम से और आगे बढ़ेंगे। अब हमारी नेक्स्ट यूनिट हम शुरू करेंगे, प्रोबेबली हम जो है यूनिट 10 को हम शुरू करेंगे। दीज आर द स्मॉल यूनिट्स सो दैट वी कैन कवर ऑल दिस थिंग्स। So wish you all the best. Thank you very much. It is enough for today. And soon today I will upload all the notes. Thank you very much. Wish you all the best. Okay.